इन्फ्लुएंसर के रूप में देखते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री नीलोत्पल मृणाल जी को कि कृपया मंच पर आएंगे। सोनालिका जी से मेरा निवेदन होगा कि कृपया इन्हें सम्मान के साथ आप मंच पर लेकर आएंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री नीलोत्पल मृणाल, शायद जब एक युवा मन अपनी पढ़ाई से भटक कर या अपनी पढ़ाई को किनारे रखकर अपनी कलम थामता है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिलों में विचारों की एक हलचल होती होगी। ये भी जाहिर सी बात है कि जरूर उसके अंदर एक दूसरे तरह का आंदोलन चल रहा होगा। ये भी जाहिर होता है जब एक स्टूडेंट अपने माता पिता के सपनों को, अपने खुद के सपनों को किनारे अलमारी में रख देता है और आगे बढ़ता है उस कलम के साथ, जो कलम उसे एक दूसरी दुनिया में, साहित्य की दुनिया में प्रतिस्थापित करने के लिए बनी होती है। तो वो नाम होता है नीलोत्पल मृणाल जी का। एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, ऐसे तो आप किसी भी मंच पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया। आपकी मुख्य रचनाओं में डाक हॉर्स, औगड़ और यार जादूगर है, और तीनों ही इन रचनाओं ने पूरे साहित्यिक समाज में और पढ़ने वाले हर किसी के दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था। जब ये किताबें बेस्ट सेलर के रूप में पूरे मार्केट में आई तो हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ये युवा रचनाकार कहाँ से आया है, क्यों इसके कलम में और इसकी लेखनी में इतनी ताकत है। तब हमें गर्व होता है कि हम बताते हैं नीलोत्पल मृणाल जी हमारे झारखंड के दुमका जिले को बिलोंग करते हैं और दुमका से निकलकर जब अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली में जाते हैं, मुखर्जी नगर की गलियों में घूमते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने वाले अपने साथियों की मनोदशा को देखते हैं, उनकी जद्दोजहद को देखते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, जिंदगी के मायने सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बनना नहीं, जिंदगी के मायने और भी बहुत कुछ है। और तब ये समाज को अपनी लेखनी के माध्यम से, युवा वर्ग को अपनी लेखनी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करते हैं और इनकी किताबें आती हैं और जब ये मंच पर माइक्रोफोन लेकर गाते हैं कि उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, तो ये इनके मनोभाव हैं। मैं अब बिना देर किए सीधे सीधे माइक्रोफोन हैंडओवर करती हूं, लेकिन तालियां थोड़ी कमजोर लग रही हैं। आइए इस शाम को यादगार शाम बना दें जोरदार तालियों के बीच। अब सीधे मैं आपको लिए चलती हूं हमसे मुखातिब नीलोत्पल मृणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में, हम खुद सोच रहे हैं रिकॉल करके कि यही मेरी यात्रा है कि किसी और का गलत पर्चा आ गया है आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका स्नेह है। ऐसे देखिए, दुनिया का जो सबसे सकारात्मक आदमी होता है वो होता है सूत्रधार, मंच पे जो एंकर होता है। हम लोग तो आदमी हैं, अगर उस सांप को भी बुलाए, मान लीजिए वो करैत सांप को जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया आज करैत सांप का कार्यक्रम है, उसको आपको प्रेजेंट करना है मंच पर, तो भी इन लोगों के पास इतना हुनर है, इतना कौशल है, ऐसी भाषा है कि वो बोलेंगे चमचमाते चमड़े के स्वामी, है ना। अपने मतवाली चाल से हाथी को भी पसीना छुड़ा देने वाले करैत राज, अपने विष से कई को यही महाकुंभ का दर्शन करा के मोक्ष दे देने वाले करैत राज से मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आए और डसें, है ना। तो हम लोग तो खैर मोटा मोटी आदमी हैं, 2 हाथ 2 पैर है ना। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जब मैं अंदर आया तो इतना सुंदर कार्यक्रम, अब पूरे देश में हम लोग जाते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं। अच्छा, जो मैं ये बोल रहा हूँ ये भी अमूमन लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, धरती क्रिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ये भी इसका हिस्सा होता है कि पहले आप फिर हम, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब अंदर आया तो मैं कह रहा था, मेरे साथ सुमन जी थे और अविनाश जी थे, तो मैं कहा कि यार कितना बढ़िया वाइब से, मैंने अभी सर से कहा, जिलाधिकारी महोदय से कहा कि इतना सुंदर कार्यक्रम, मतलब देखने से ही लग रहा है कि एक उत्सव चल रहा हो। और
उत्सव केवल दिखना नहीं बल्कि महसूस हो रहा है, जिस तरह से यहाँ युवा जमा है, लोग जमा है, तो मतलब ये अल्टीमेट गजब गजब का कार्यक्रम है। एक बार गुमला अपने लिए ताली बजाइए, जिला प्रशासन के लिए ताली बजाइए। अच्छा लिटरेचर फेस्टिवल हो और वहां पर आदमी बैठा हो, आप तो जानती हैं, आप मुझसे ज्यादा लिटरेचर फेस्टिवल आपने देखा है, आप देख रही हो। वहां पर मनुष्य कहीं मिल जाए बैठा हुआ, ये तो अपने आप में दुर्लभ क्षण है। मतलब मैं कई ऐसे कार्यक्रम में गया हूं जहां मैं जिन्न को पहले बुलाता हूं, कोई आओ सुन, पहले सुनाएंगे किसको। और जो लोग आए हुए होते हैं वो इतना बड़ा साहित्य में डूबे होते हैं कि उनको दांत काटिए तब वो कुछ असर नहीं करता है, क्योंकि वो उनका मानसिक स्थिति कुछ और रहता है। उस सामने वालों कहते हैं अरे बालक तुम क्या रच रहे हो जो मैं रच रहा हूं यहां बैठ के। तो वो जो है ना आपको तो पहले मुर्दा को मंतर मार के जिंदा करना होता है, उसके बाद सुनाना होता है। लेकिन गुमला आप जिस तरह से बैठे हुए अपनी जीवंतता के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। वाह क्या माहौल है आप लोग का। स्कूल के बच्चे को मैं जब देखता हूं किसी सरकारी कार्यक्रम में, मुझे बहुत सहानुभूति होती है। अब ये बच्चे बताएंगे यहां कितना बच्चा जबरदस्ती बैठा है और कितना अपने मन से आया है। जबरदस्ती वाला हाथ उठाओ। एकदम कुछ नहीं करेंगे, जिलाधिकारी महोदय का कोई कॉज नहीं जाएगा, हम लोग मित्र हैं, इतना तो मित्र धर्म मानेंगे। जबरदस्ती वाला हाथ उठाइए। नहीं जबरदस्ती वाला हाथ उठाइए जो छात्र छात्राएं हैं। वाह, ये पहले गुमला लिटरेचर फेस्टिवल से दूसरे गुमला लिटरेचर फेस्टिवल आने तक की यात्रा का फल ये है। मुझे पता है कि जब मैं पहले गुमला लिटरेचर फेस्टिवल में आया था तो बच्चे दोपहर में भी इतनी संख्या में बैठे हुए थे, लेकिन वो शंका में थे, संदेह में थे, एक दूसरे को कहने मारे थे, अरे जूही कहां फंस गई है ना। भागो रे मंटू। अच्छा, और मजे की बात थे ना, उस कार्यक्रम में मुझे याद है ना एसपी साहब बैठे थे ना डीसी साहब बैठे थे, उन लोगों के पास स्कोप भी था, लेकिन बेचारे लोग वो लोग। लेकिन आज जो चेहरा बता रहा है आप लोगों को कि गुमला ने, जिला प्रशासन ने जो एक सार्थक पहल की थी, उसका परिणाम आज हम 2025 में देख रहे हैं, जो आपकी उपस्थिति है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको पुनः बधाई, जिला प्रशासन को, गुमला वासियों को। देखिए अभी जब कुड़ुख भाषा पे, आदिवासी साहित्य पे जब बात कर रहे थे सर, उरांव सर थे, प्रेमचंद सर थे, भगत सर थे, तो आप समझिए कि ये सब जो दृश्य है, यही दृश्य नया झारखंड गढ़ेगा। इत्मीनान से अपनी संस्कृति पर बात करना, अपनी भाषा पे बात करना, उस पर विमर्श करना और उस विमर्श में आम आदमी को शामिल करना, इसी से संस्कृति बचेगी, इसी से भाषा बचेगी। और भाषा, मैं अक्सर बोलता हूं, हिंदी के बारे में दुनिया भर के मंचों पर बोलता हूं, जहां लोग मुट्ठी बांध के नारा लगाते हैं, हिंदी हमारे देश की बिंदी, अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, इस तरह का जुमला जो हम लोग सुनते हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि दुनिया की कोई भी भाषा केवल संस्कृति के नाम पर नहीं बचाई जा सकती है। संस्कृत तो विष्णु भगवान का भाषा था, उससे शंकर भगवान जी बात करते थे कि कहां विष्णुदेव कहां जा रहे हैं, संस्कृत में बात करते थे। जिस भाषा में भगवान बात कर रहे थे, वो भाषा बोलने वाला धरती पे अब आदमी नहीं है। जो लोग बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि दुनिया की कोई भी भाषा तब बचाई जा सकेगी जब उस भाषा में आपको रोजगार मिलेगा, जब उस भाषा का तार पेट से जुड़ेगा। जब तक आप अपने भाषा के तार का प्लग जो है पेट से नहीं लगाएंगे, रोजगार से नहीं लगाएंगे, तब तक केवल संस्कृति के नाम पर, केवल इतिहास के नाम पर किसी को फुसला के, बहला के कि दादाजी बोला करते थे इसलिए बोल लो पोता, वो भाषा नहीं बोली जा सकती है। और आज हिंदी के लिए जब आप देखिए, एक भाषा है भोजपुरी, उसका गायक लोग ही उस भाषा को बचाने वाला ब्रांड एम्बेसडर है। वो भोजपुरी में एक गाना गा देता है, वो चले आता है 600 मिलियन। तो हिंदी का जो गायक है वो भी सपना देखता है कि एक बार भोजपुरी वाले के साथ नाच लेंगे तो 600 मिलियन हो जाएगा और एक बड़ी दुनिया हमारे साथ हो जाएगी। ये कहां से आया? क्योंकि भाषा पेट से जुड़ गई। अब हम भोजपुरी पर कुछ बोले, मैथिली पर कुछ बोले, बुंदेली पर कुछ बोले, अवधी पर कुछ बोले, हम उसके इतिहास पर बोले कि किसका इतिहास ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसका इतिहास ज्यादा इनरिच है, ज्यादा समृद्ध है। लेकिन सच्चाई यही है कि वर्तमान में दुनिया की भाषा वही बचेगी। तो झारखंड में जो झारखंड की भाषाएं हैं, जो हमारी जनजातीय भाषाएं हैं,
उनका तार आजीविका से कैसे जुड़े, उस भाषा में आप अपने लिए प्रतिष्ठित नौकरी कैसे लेके आ रहे हैं, आप एक प्रतिष्ठित जीवन कैसे लेके आ रहे हैं, आप एक सुविधाजनक जीवन कैसे भाषा से निकाल के ला रहे हैं, वहीं से भाषा के बचाने का स्वाभाविक रास्ता खुलता है। और तब आपको भाषा बचाने की कवायद में मुट्ठियां नहीं बांधनी होगी, नसों को ढीला करके आप अपनी यात्रा करेंगे और भाषा हजारों हजारों साल तक अपनी यात्रा करती है। अब देखिए, चूंकि मैं अकेले हूं, आप लोग तो सर 2 लोग थे तो एक दूसरे को फुटबॉल इधर उधर करके खेल ले रहे थे। हमारा तो अकेला है, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे आगे क्या करना है, इसलिए हम तो बॉल पर पैर रख के बस बैठे हैं कि किस गोल में मारे, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ कविताएं सुनाऊंगा, कुछ गीत जो अपने हैं सुनाऊंगा। चूंकि मैं एक लेखक हूं, हिंदी का लेखक हूं, और राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में लिखना भी एक उतनी ही बड़ी चुनौती है जिस चुनौतियों की भाषा हम झारखंड में अपनी जनजातीय भाषाओं के लिए कर रहे हैं। अगर आप निकलेंगे बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से बाहर, राजस्थान से बाहर, यानी कि हिंदी प्रदेशों से बाहर, तो हिंदी के लिए भी चुनौतियां वैसे ही हैं। इसलिए मैंने एक खतरा उठाया कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला लड़का मोटा मोटी तैयार तो हो ही जाता है, वो तैयारी करने जाता है, तैयार हो जाता है, और ऐसा तैयार होता है। मैंने एक बार एक शिक्षक को देखा रील में, वो बोले कि यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, कुछ बनिए न बनिए, आदमी तो जरूर बन जाइएगा। तो मैंने उनको फोन करके कहा, सर इसका आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देते कि सही कहे, आप आदमी बन जाइएगा। जाते हैं आप 21-22 में, तब आप किशोर होते हैं, और जब फेल होके आते हैं 38 साल में, तब तक में आप आदमी हो चुके होते हैं, है ना। तो यूपीएससी का तैयारी कई बार आपको पास कराए न कराए आदमी बना देता है, नहीं? अच्छा, इस आदमी बनाने की प्रक्रिया में मैं देखता हूं, मैं तो दिल्ली में मैंने गुजारे 7, 8, 9 साल, मेरा तो राशन कार्ड सरकार बना रहा था जबरदस्ती, हम हाथ छोड़ा के भागे। मुखर्जी नगर में उन कुत्तों का बाल बच्चा बूढ़ा होने लगा जिसका माँ बाप हमको देख के भूखता था पहले, इतना पुराना हम आदमी है। और हम सोचे 2-4-5 साल के बाद खुद ही अपना कुछ संगमरमर का मूर्ति ले जाके एक दिन लगा देंगे वहां पार्किंग में, जहां हम आंदोलन किए थे, सीसेट का आंदोलन किए थे, यूपीएससी का सिलेबस बदलो, ये हम लोग को हिंदी वालों को नहीं आईएएस बनने देगा, ये क्षेत्रीय भाषाओं को आगे नहीं बढ़ने देगा। उसमें साउथ के भी भाषाओं के लड़ाई लड़ने वाले लोग हम लोग के साथ थे कि हाँ भाई, ये सीसेट हम लोग को आईएएस नहीं बनने देगा, है ना। बाद में पता चला वो तो ग्रह गोचर के कारण नहीं बन सके। जब पत्थर उत्थर जब पूछे पंडित जी से, तो हमको बताया कि बृहस्पति नीचा था, बुध मंगल वक्री था। बाद में तो मैं ये कह रहा था कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं देखता हूं, वो आपसे कहता है कि आप कुछ बने ना बने आदमी बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है? जब आप एडमिशन ले रहे हैं, आप गोरिल्ला हैं, आप क्या होमोसेपियंस अभी हुए नहीं है, निएंडरथल ही है, होमो इरेक्टस ही यार, कोचिंग में चले गए हैं, इधर से गोरिल्ला डालो, उधर से आदमी निकालो। और आदमी बनना कितना महंगा कर दिया है बाजार ने, सोचिए 3 लाख फीस लेता है, 4 महीना में आदमी बनाने की गारंटी लेता है। इतना महंगा आदमी बना के आते हैं, तब भी द्वार पर बाप बोलता है, अरे बैल तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। फिर टीचर को पूछते हैं कहाँ आदमी बने? सर अभी भी पिताजी बैल ही कर रहे हैं, जब गए थे तब गधा बोल के चढ़ाए थे ट्रेन पर, इतने चेंज आया है ना। बैल, गधा से बैल तक की यात्रा में 3 लाख लग गया। ये मैं यहां क्यों कह रहा हूं जिला प्रशासन के मंच पर? मैं आपको चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई डार्क कॉमेडी नहीं कर रहा हूं जो देश में हो के देश का हालत अभी कैसा हो गया आप देख रहे हैं, है ना। मैं आपको रिलेवेंट बात बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मैं जिला प्रशासन के मंच पर हूं। जिला प्रशासन एक अद्भुत पहल करके लिटरेचर फेस्टिवल कर रहा है, और ऐसे में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठी हैं। कल किसके कमान में कौन सा जिला किसके हाथ में जाएगा हम नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ जो भी बीज रूप में बैठे हुए छात्र हैं, इसमें से हर छात्रों में एक विराट बरगद की संभावना है, एक विराट वटवृक्ष की संभावना है। हम सब उनकी यात्रा के बारे में नहीं जानते हैं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड जैसे प्रदेश में यहाँ के विद्यार्थियों को अगर यहीं रांची, गुमला, टाटा, सिमडेगा, यहीं अगर पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी सरकार की पहल से, जिला प्रशासन के ऐसे सार्थक पहल से, तो वो वही फिर गधा से बैल की यात्रा के लिए 3 लाख नहीं देगा बाहर जाके।
और ये जरूरत है। आप, मैं देखता हूँ यूपीएससी के लिस्ट में अब तो फोटो बाद में खरीदा जाता है, पहले तो बेचारा सिलेक्शन ले लेता है घर में पढ़ के, बाद में मंडी में बोली लगता है कौन किसके पोस्टर में टंगेगा। मुखर्जी नगर में पेशाब घर में बताइए यूपीएससी सिलेक्टेड लोगों का फोटो टंगा हुआ है, जगह नहीं है टांगने का ना। नीचे लिखा हुआ है सुलभ शौचालय, ऊपर लिखा हुआ है रैंक 973 हिंदी मीडियम पहला रैंक। ये दुर्दशा हिंदी मीडियम का जब हुआ तो हम लोग आंदोलन में गए कि भाई सीसेट के कारण हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर बाद में अटेम्प्ट की लड़ाई लड़े तो 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लिए, सबके लिए मिला 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा। उसके बाद भी हिंदी मीडियम 1000 में 10 सिलेक्शन है, 15 सिलेक्शन है, बाजार से अलग। सही बात मैं बता रहा हूँ, सच्ची जानकारी। ये दुनिया कैसे बदलेगी? ये ऐसे ही आयोजनों से बदलेगी। असल में हम लोग का कोई मेंटल काउंसलिंग नहीं होता है। हम लोग जब ग्रेजुएशन करके दिल्ली पहुंचते हैं तो हम लोग को कोई किसी खिड़की पर यह बताने वाला नहीं है कि हमें आगे करना क्या है। हम लोग तो बस अपने जिलाधिकारी महोदय का गाड़ी देखते हैं और वहीं पर जो है गुटखा खा के निर्णय लेते हैं कि आईएएस से बनने चलना चाहिए। यही मोटिवेशन है। और अगर मान लीजिए माँ बाप सरकारी नौकरी में हो और किसी दिन जिलाधिकारी रगड़ दिए तो और मोटिवेट हो जाते हैं। तब बाप कहता तुमको बोलते थे ना आईएएस बनो। हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा काउंसलिंग होता ही नहीं है। अगर ऐसे पहल होंगे, ऐसे कार्यक्रम होंगे, ऐसे सैकड़ों स्पीकर आप अपने जिला में देखेंगे, लोग आएंगे, अलग अलग फील्ड से लोग आएंगे, फिल्म से आएंगे, राजनीति से आएंगे, खेल से आएंगे, लेखन के क्षेत्र से आएंगे, तो आपको काउंसलिंग का एक खिड़की जिला प्रशासन अपने घर में आपको उपलब्ध करा देगा। उसके बाद जो भी यात्रा आप करेंगे अपने अपने जीवन में वो बहुत मलमली, बहुत मखमली होगी, उसके संघर्ष थोड़े कम होंगे। आपको यात्रा में एक टॉर्च थमा के भेजेगा आपका समाज और आपका गांव और आपका जिला। यहीं से पहल करके एक टॉर्च थमा के भेजेगा कि अंधेरे में इधर उधर डगमगाना मत, एक टॉर्च लेके जाना। तो ये जरूरत है और ये जरूरत ऐसे ही कार्यक्रमों से पूरी होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिला प्रशासन, अब गुमला जैसे मेरे गांव से पश्चिम पड़ता है, ये दुमका से ये जगह, लेकिन पश्चिम में मैं खड़ा होकर देख रहा हूं कि गुमला किस तरह से अपने युवाओं के बीच में एक नया सूर्य उदय कर रहा है। और इस बात के लिए जिला प्रशासन को मैं बार बार साधुवाद देता हूं। अब मैं एक गीत सुनाता हूं आप लोग को, एक कविता सुनाता हूं। आजकल का जमाना क्या है, मैं देखता हूं आजकल ना बच्चा पैदा नहीं हो रहा है सर, सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। हम लोग जिसको समझ रहे हैं कि बच्चा हुआ, नहीं, सब्सक्राइबर है। किसी न किसी चैनल का बेल बटन दबाएगा और क्या वो बोलता है लोग, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, काम खत्म। पृथ्वी पर तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम यही था बेटा, यही करने तुम आए थे। 3 काम करो, लात से बेल बटन दबा दो, हाथ से लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके निकल लो। तुम्हारे धरती पर आने का प्रयोजन पूरा हुआ। तो अब बच्चा जन्मे नहीं ले रहा है, खाली सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। हॉस्पिटल से उसको चैनल का सब्सक्राइबर बना देता है डॉक्टर। केयर हॉस्पिटल का चैनल दबा दीजिएगा माताजी, बच्चे उस दबा दीजिएगा। तो वहां से मैं चाहता हूं कि हम सब जो लोग हैं, हमारे जो समय का युवा है, बच्चा वो अचानक से जवान हो जा रहा है, अचक्के में। मोबाइल आपको जबरदस्ती जवान कर दे रहा है। उसने प्रोसेस छीन लिया है हमसे कि लड़कपन आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर प्रौढ़ होंगे, तब बुढ़ापा आएगा। नहीं, ये मोबाइल बुढ़वा को कब जवान कर देता है, जवान को कब पागल कर देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने प्रोसेसिंग छीन लिया हमसे। और जब कोई भी खाना भी अगर प्रोसेसिंग से नहीं बनेगा तो खराब हो जाएगा। ये तो जीवन है। हमने मोबाइल से जीव विज्ञान को चैलेंज कर दिया है। आपका बच्चा रजाई में घुसता है, भोरे जवान होकर निकलता है, क्योंकि इंटरनेट पर आपका पहरा नहीं है। यही हमारा समय है। तो मैं एक गीत आपको सुनाता हूं, बचपन का गीत है। यहां जो बड़े उम्र के लोग हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बचपन की तरफ जाएं, और जो बच्चे हैं उनको पता चले कि ये कितना महत्वपूर्ण दौर है जिसको अभी भी आप छोड़ के आए हैं। बचपन का एक गीत सुनिए, उसके बाद कि कहां गया है मेरा
दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। क्या था बचपन, आप बड़े होने की, आदमकद होने की दौड़ में दौड़ रहे हैं और एक दूसरे को धकेल रहे हैं, लेकिन बचपन कितना कीमती था। उसकी आजादी देखिए कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और बचपन क्या है, मैं आजकल के बच्चे को देखता हूं, अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि मेरे पापा के भाई है, और चाची का परिचय कराता है कि हमारी माँ की दुश्मन। नहीं, यही परिचय है। बताइए रिश्तेदारी कहाँ आ गया है। फेसबुक पर 5-5 हजार दोस्त है आपका, नया पेज बनाए हैं, अपने ही फैन क्लब बना लेते हैं, उसका पासवर्ड भूल जाते हैं कि हम अपना फैन क्लब बनाए थे, याद नहीं आ रहा है, एक दूसरा आदमी फैन है नहीं। लेकिन घर में क्या है कि चाचा, मामा, बाबा, नाना, दादा, स्थिति ऐसी है कि वही है कि फेसबुक पर दोस्ती है और घर में रिश्ता नहीं है। लेकिन एक बचपन की रिश्तेदारी देखिए कहां तक जाती है। उसके रिश्तेदारी का समीकरण देखिए, उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए, उसकी रिश्तेदारी यहां से कहां तक जाती है कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, अरे चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, उसकी मिल्कियत, उसकी जमींदारी कितनी बड़ी थी। एक बच्चे की जमींदारी कितनी बड़ी होती है। आज हम 1 इंच जमीन के लिए 6 इंच आदमी को छोटा कर रहे हैं, और खेत की जिस मेड़ पर मीठी दूब की घास उगती थी, वो हमारे और आपके लड़ाइयों के खून से जल के राख हो गई है उस मेड़ पर। वहां पर एक बचपन क्या बोता है देखिए, कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे, कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं तो उपन्यासकार हूँ। कविता तो तब शुरू किए जब हिंदी का किताब कम बिकने लगा, तो हम सोचे मदारी का कुछ खेल सीखना चाहिए। बानर नचा नहीं रह सकते थे, काट लेता। भालू कैसे नचाते पकड़ नहीं सकते थे, तो सोचे शब्द का खेल सीखें, है ना। कौशल है ये सब, तो मदारीगिरी है ना। ये सब तो ढिठई का काम है ना, माइक लेकर खड़ा हो जाना अकेले, ना आगे कोई पीछे, और उस पर जो इतना जो बढ़िया बात बोल दे तब तो और कुआं खोद के आगे है। लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि अगर तुम गांव माटी धूरा धरती गाओगे तो मंचों पर तुम्हें नहीं सुना जाएगा। ये चुनौती मुझे दिया मेरे समय ने।
मेरे समय ने कहा कि इश्क पर लिखो, प्यार पर लिखो, तब लड़का लड़की गमछा उड़ावेगा। खाली प्यार शब्द बोल देता है कोई कवि आके, तो ऐसा लड़का लड़की लोग उछलता है जैसे गरम तावा पे पानी मार दिया हो छन्न से, ना डोसा वाला तावा जो होता है। लेकिन मैंने एक खतरा उठाया, मुझे पता था कि आपके जीन में तो मिट्टी लगा हुआ है, जड़ में तो मिट्टी है, उसको बस थोड़ा सा हवा पानी देने की जरूरत है। लोग इसी में गमछा उड़ाएंगे और उड़ाते हैं। तो ये चुनौती ली, उपन्यास लिखा। पहला उपन्यास इस विषय पर लिखा कि जो सिविल की तैयारी लोग करते हैं उनका जीवन कैसा है मुखर्जी नगर में। दूसरा मैंने अवहड़ लिखा कि भाई भारतीय गांव का कोलाज, उसकी अपनी जो समस्याएं हैं, पंचायत की, जाति की, राजनीति की, स्त्रियों को लेकर, किसानी को लेकर, मजदूरों को लेकर, युवाओं को अपने अपने कैरियर को लेकर जो उलझने हैं वो लिखा। तीसरा मैंने जीवन मृत्यु की जटिलता पर लिखा। मैंने एक खतरा उठाया। अच्छा, मैं इस पर किस लिए नहीं लिख सकता हूं? मैंने लव किया और तुरंत प्यार करके तुरंत लव मैरिज कर लिए। ये सब चिट्ठी लिखने का हमको मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे मांगों में तार सजाऊंगा, तारा लाऊंगा, चांद तोड़ूंगा, ये सब हमको अवसर ही नहीं मिला। हड़बड़ा के हम शादी तुरंत कर लिए। सोचे कि शादी के बाद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। एक बार एसपी साहब को देख लेने के बाद आपको 3 साल प्रेम भी नहीं आएगा। मेरी पत्नी भी पुलिस में, हम क्या लिखेंगे प्रेम। बिजली गिर गई। सोचते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के कि आज प्रेम पर कोई कविता लिखेंगे, उधर से आती है टंगमल कर ले, पिस्टल रख देती है टेबल पर। अब जो आलू पराठा खाते हैं वो बारूद पराठा लगने लगता है। उसके बाद कहानी सुनाई, अरे बहुत परेशान थे, हमने कहा 11 रात बज गया, अरे क्या बताएं फलनाबाद में गए, ऐसे ऐसे टंकी में एक लाश मिला, बहुत छत बिछत, मतलब पता नहीं क्यों मारा है, इतना गुस्सा में उसका हत्या किया है। हम कहे अच्छा। फिर हम लोग पता लगाए, पता चल गया है कि क्या था, कौन था, कवि था। हम कहे कौन कविता में इसका हत्या हो गया भाई, ये सब सुनावेगी। हम कहे फिर इतना रात, बोले कि पोस्टमार्टम करवा रहे थे। पोस्टमार्टम में निकला रिपोर्ट में 4 पंक्ति अटके रह गया है, डिलीवर भी नहीं कर पाया था। बीचे कार्यक्रम में इसका हुआ है कुछ, पता नहीं कहां सुना रहा था। इस तरह की दुनिया के बीच में क्या प्रेम पर लिखिएगा। तो मैं त्रासदी लिखता हूं, संत्रास लिखता हूं, अपने ही लिखता हूं। ऐसे भी शादी आपको साधु बना देता है आधा। भाभी जी बैठी हुई है, शादी मतलब आधा साधु हो गया पति। ये जो आप देख रहे हैं कुंभ में इतना भीड़ बढ़ रहा है साधु का, ये सब साधु वाला नहीं। जितना लगन बढ़ेगा उतना साधु की संख्या बढ़ते जाएगा। इतना जो अब नागा साधु की संख्या देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सब हिमालय से आया है? नहीं, सब आपके हमके मोहल्ले से निकला हुआ आदमी है। ताली बजाइए आप लोग, जब बात आप लोग का ये सब वही है। आज नहीं तो कल कुंभ चल। ये जो आप इतना संख्या देख रहे हैं, आज ही हम एक वीडियो देखे 4-5 हजार नया नागा साधु लॉन्च हो रहा है। सब माथा मुड़े बेचारा, सब लॉन्च हो रहा है। हम कहीं सब कौन है, नया कहां से आए सब? का वही सब व्यवस्था का देन है। अब उस अभूत भभूत लगा के उसके बाद फिर कभी ठीक होगा घर का माहौल तो वापस आवेगा। फिर महाकुंभ में हर चीज मतलब हर चीज का आयोजन वहां हो रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। वहां ममता कुलकर्णी भी आई थी। वहां कवियों को नहीं जाने दिया गया, कहा नहीं कवि सम्मेलन यहां नहीं होगा, क्योंकि नागा साधु लोग धमकी दिया कि अगर ये लोग कविताएं हम लोग को सुनाया तो हम लोग शर्ट पैंट पहन लेंगे। इससे बड़ा यहां हंस रही है, बताइए। हाँ, वो लोग धमकी दिया तो सबने कहा भाई आप लोग इस तरह, नहीं हम लोग से ज्यादा नागा है ये हिंदी का कवि लोग। ऐसा ऐसा कविता सुनाता है, ऐसा ऐसा जुमला सुनाएगा, ऐसा ऐसा कॉमेडी, ऐसा ऐसा चुटकुला सुनाएगा, स्थिति खराब है। तो नागा साधु लोग धमकाया इन लोग को यहाँ नहीं आने दीजिएगा। ममता कुलकर्णी तक चले गए, हम लोग नहीं जा सके कि कविता सुनावेंगे, है ना। खैर, एक गीत और सुनाते हैं आप लोगों को। एक गीत सुनाते हैं। देखिए हम लोग ना संक्रमण काल में पैदा हुए हैं। या तो हम लोग को 50 साल पहले जन्म लेना था, या हम लोग 50 साल बाद लेते। 50 साल बाद लेते, इत्मीनान से घूमते, सब वंदे भारत चल गया होता, वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता, हम लोग सब भाषा भी विकास कर गया होता, सबको नौकरी हो गया। अब लोग आराम से, हम लोग का काम होता सुबह उठना, दातुन करना, कुछ करने रहे, सब हो गया है। या तो 50 साल पहले लेते जब कुछ नहीं होने का संभावना था।
हम लोग फंस गए हैं परिवर्तन के दौर में। इंडिया बन रहा है, भारत बन रहा है, झारखंड बन रहा है, हर राज्य बन रहा है, नया भारत हम लोग बना रहे हैं। हर तनाव हम लोग के माथा पर है। तो ऐसे संक्रमण काल में हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां ज्यादा है। आप सोचिए, हमें नदी बचाना है, हमें जंगल बचाना है, हमें भाषा बचाना है, हम अपने पीढ़ियों की संस्कार बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम आखिरी पीढ़ी है जो जाते हुए तहजीब को देख रहे हैं और आती हुई बदमिजाजियां देख रहे हैं, जो केटीएम चढ़ के बगल से पार हो जाता है लहरिया कट मार के। आखिरी पीढ़ी है। हमारे बाद कोई कहानियां सुनाने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास कहानियों का स्रोत मोबाइल होगा। वो रील से आपको दुनिया की कौन सी कहानी सुना देगा? 30 सेकंड में कहानी नहीं सुनाई जा सकती है। तो ये आखिरी पीढ़ी है जो कविता सुनाने मंच पर खड़ी है। फिर आप जब रील की पीढ़ी में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतिहास जो कभी विरासत की गठरी था और जो किताबों में दर्ज था, वो जब रील पे आ जाएगा एक झटके में उड़ जाएगा, वो आपको कुछ नहीं बता पाएगा। तो हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा है। वहां से मैं गीत सुनाता हूं कि हमारे उम्र के लोग, हम कौन सी पीढ़ी है जो बात कर रहे हैं और कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभिव्यक्त होना और खर्च होने में अंतर है। आजकल सोशल मीडिया पर आजादी के नाम पर कुछ भी बोला जा रहा है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी शो चल रहा है, कैसी भी बातें की जा रही है। हमारी पीढ़ी को यह बताना होगा महीन अंतर कि बेटा खर्च होने में और अभिव्यक्त होने में अंतर है। तुम सोशल मीडिया पे खर्चा हो रहे हो, अभिव्यक्त नहीं हो रहे हो। ये आर्टिकल 19A का A1 और आर्टिकल 19A2 वो सब ये नहीं बोलता यही करना है। तो वहां से मैं गीत सुनाता हूं। हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारियां क्या है? कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। अच्छा, आप लोग इतना शांति सुनिएगा तो हमको डर लग रहा है। हमको भीड़ का आदत है, हमको हो का आदत है। मार ढेला चल रहा है, हो इधर से नहीं हो कीजिए। जिला प्रशासन बैठा है, लेकिन एक दूसरे को कहनी मारते रहिए, हूट करिए। नहीं कुछ है ना तो हूट करिए, ए बैठो बैठो। हमको उसमें भी मजा आता है कि नहीं हम टिके रहेंगे। हम लोग आंदोलन से पैदा हुए हैं। जब तक हंगामा नहीं कटे मजा नहीं आता है, ठीक है। हालांकि मैं चीज ऐसा सुनाता हूं जिसमें ताली नहीं छाती बजता है। आप जब घर जाइएगा तब मेरा कविता आप पर असर करेगा। हम होम्योपैथ देते हैं, हम अंग्रेजी दवा चलाते ही नहीं है ना। यहां से आप निकल के चले जाइएगा, जब घर में जब दूध रोटी खा के सुतिएगा खटिया पर, तब लेगा एक लाइन मेरा खट से मारेगा। तब मेरा वो काम है, होम्योपैथ चलाते हैं हम। कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। अकबकाना नहीं है, आराम से। हम जांच रहे थे कि आप लोग अभी भी वोटर हैं या नागरिक बने हैं। हम यही टेस्ट किए कि अभी और लिटरेचर फेस्टिवल का जरूरत है कि नहीं है। अभी गुमला में लगातार लिटरेचर फेस्टिवल चलना चाहिए। साहित्य का काम है आदमी को वोटर से नागरिक बनाना। हम समझ गए, अभी भी आपको कोई भी माइक लेके हाँक सकता है। हम यही चेक कर रहे थे। नहीं, नागरिक बनना है, सेंसेबल काम करना है। अगर लाइन में दम नहीं तो हो नहीं करना है। चेक किया हम, क्या प्रणव जी? कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो। कि धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। दुनिया कैसी हुआ करती थी कैसे बताइएगा? म्यूजियम में दिखा के इतिहास बताने का आदत छोड़ना होगा। संस्कार को म्यूजियम में जाकर नहीं दिखा सकते हैं आप, उसको संस्कृति के ही अखाड़े में ले जाकर दिखाएंगे आप। हम देखते हैं आजकल की जो मॉम्स होती हैं, जैसे हम लोग मम्मी वाली पीढ़ी के थे, हमारे पिताजी माँ वाली पीढ़ी के थे, उसके पहले माई गे मैया बोलते थे हमारे दादा अपनी माँ को, हम लोग मम्मी तक आए, अब आ गया है मॉम।
मॉम्स क्या कर रही हैं, टैब में छोटा भीम लगा के चाउमीन खिला रही है बच्चा लोगों को। 20 साल के बाद लोग जानेगा नहीं कि भीम ने क्या किया था इतिहास में। लोग यही सोचेंगे कि बाल गणेशा का काम है पास्ता खिलाना बच्चों को। 20-30 साल के बाद पता ही नहीं चलेगा। फिर रामानंद सागर तो अब है नहीं जो धार्मिक सीरियल बनाकर आपको दिखाएंगे कि ये था महाभारत, ये था श्री कृष्ण और ये था रामायण। क्या कि मॉम तो चाउमीन खिला रही है। अच्छा, ये लोग गुड़गांव में रहता है, पहले गुड़गांव था, और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये लोग अपने बच्चों को बोलता है, वो लोग पूछता है बच्चा लोग, मम्मा ग्रैंड माँ कैसी होती है, ग्रैंड पा कैसे होते हैं? तो वो लोग कह, बेटा भी नेटवर्क नहीं है, नहीं तो दिखाती मैं वीडियो कॉल करके। अच्छा, बाबूजी को दिया है सबसे पुराना मोबाइल MI का, IM को MI, उनका नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है। यहाँ से कॉल लगे, लोग कहते हैं हाँ रुक, छत पर जाए छियो, रुक। छत पर गए, वहां पर छत के रेलिंग पर घूम रहे हैं सर्कस वाला जैसा, तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा है बेचारे। पोता को देखना चाहते हैं, पोता को तो देखना चाहते ही हैं, वो तो सीनेस लगाना चाहते हैं, पोता उनको देखना चाह रहा है। तब फिर मम्मा हार फार के कहती कि बेटा विंटर में ले चलूंगी, विंटर वेकेशन में नाना दिखाने, नानी दिखाने, दादा दिखाने, दादी दिखाने। जैसे कि दलमा ले जाएगा हाथी दिखाने। जब नाना नानी दादा दादी पर्यटन हो जाए, तब अपने बच्चों को आप गूगल से पढ़वा के क्या ही कर लीजिएगा, और कौन सी दुनिया बना ही लीजिएगा। क्या कर लेगा आपका बच्चा अंग्रेजी में बोल के ही? इंग्लैंड में तो भिकमंगो अंग्रेजी बोल रहा है। अरे भाषा ना है, कुछ खतरनाक चीज थोड़ी है महाराज। अंग्रेजी इसीलिए भारत में इतना कीमती है कि उस भाषा में बोल के 20,000 रुपया नहीं कुछ होगा तो कॉल सेंटर में काम मिल जाएगा। इसलिए थोड़े महान भाषा है कि शेक्सपियर ट्विस्टर लगा के बोला पढ़ता है कि नहीं रे हमारा भाषा। सपना में आके डराता थोड़े है शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ हम लोग को गुदगुदी थोड़े लगाता है अंग्रेजी पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो। वो इसलिए आप पढ़ते हैं, बिना बोले पढ़ते हैं, मजबूरी में पढ़ते हैं, कर्जा लेके पढ़ते हैं, स्पीकिंग कोर्स करेंगे, स्पोकन कोर्स करेंगे। काहे आपको लगता है पेट से जुड़ा हुआ भाषा है। अभी सर जो बोल रहे थे कि हमने जमींदारों की भाषा बोलना, हमें सादरी क्यों बोला? क्योंकि वो जमींदारों की भाषा थी। इसका क्या मतलब है? हमको धान कौन देगा, चावल कौन देगा? हमको 2 टाइम खाने देगा जमींदार। खेती में काम कौन करवाएगा? जमींदार। जमींदार की अपनी भाषा है, आप उसकी भाषा नहीं बोलिएगा तो मजदूरी तक नहीं मांग पाइएगा, नहीं मांग पाइएगा मजदूरी भी। आपका मजदूरी बेईमानी हो जाएगा। तो आप उसकी भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेट से जुड़ा है। ये तो यही बात अंग्रेजी के साथ है, इसलिए हम बोलते हैं। तो वहां मौमा लोग फिर बताती है कि वो ग्रैंड पा दिखाने ले चलेंगे बांधवगढ़, भालू दिखाने। मैं अक्सर बोलता हूं कि जो फ्रेगनेंस लेने वाली पीढ़ी है, इसको गमक 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 सुंघाइए इसको मट्टी का। जो लोग दादा दादी का पसीना नहीं लोग गमका है ना, तो ये लोग खाली झटाक जो मारता है। आजकल एगो प्रचार आता है, इधर से सेंट मारिए, उधर से 3-4 ठो लड़की शीशा तोड़ के आ जाती है अंदर। पता नहीं बायोलॉजी का कौन आविष्कार है। हमारे गांव का एगो लड़का 70 बोतल मार दिया, खिड़की पर कौवा नहीं आया। झटाक। विज्ञापन असर करता है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन ये विज्ञापन आपको नहीं बताएगा कि एक दिन मुट्ठी के कसाव में दुनिया दम भी तोड़ सकती है। नस को ढीला रखिए कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। और क्या कि स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रखना, पोखर के भीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रखना, 1-2 तो बगिया रखना, बगिया में फूल रे, तितली और भंवरे जहां खेले मिलजुल रे। और क्या रखना कि दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और क्या बचाना कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना वहीं एक लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे।
और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और फुलौरी वाले एक दो तो ठेला रखना। झारखंड कोई आए और अगर वो धुसका ही नहीं खाए, होटलों में सब कर रही है सर, हाँ सर पनीर चिली है, सेजवान सॉस, अरे तोरा भूत का, यहाँ सेजवान सॉस चाटने आएंगे गुमला में, हम हांगकांग नहीं चल जाएंगे प्रोग्राम करने, यहाँ धुसका खाएंगे, खाएंगे ना। वही है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, और पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक गीत मेरे पास और 5 मिनट है, रील बनाने वाला है, बना ही देते हैं। हाँ, कनेक्ट तो होता है, थोड़ा तार ज्यादा बिछाना पड़ता है। मेरा तो चुनौती ही है, इस बात की चुनौती ही लेकर मंचों पर जाता हूं कि जो चलन में नहीं है। लोगों ने कहा मेरा, अब हम संथाल बना के जंगल में पलाश देखे हैं, अगर हम उसको मंचों पर नहीं चमका के दिखाएंगे तो फिर क्या मतलब है कि मिट्टी में जन्म लिया और मिट्टी के लिए किया। अब हर आदमी आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ता है, आजाद हो गए हैं ना हम लोग, तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को चमका के पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, अपने अपने माटी का अबीर बना के उड़ा सकते हैं, है ना? एक गीत है मेरा, रील बनाने वाले लड़के सब, जो फव्वारा पर बैठा वो बच्चा है जो मिशन मोड में है कि सड़क पर निकलेंगे तो पिस्टल के जैसा मोबाइल ऐसे लेके चलता है, स्कैनर। अमेरिका को शंका हो जाता है हम ही लोग का जासूसी कर रहा है ना? एकदम ये जो सेल्फी आया है धीरे धीरे सल्फास बन गया है। एक मुंह जो आपको भगवान दिया है, एक मुंह ऐसा होता है जो सेल्फी लेते वक्त मुंह करता है, लोग गोल पाउट कैसे बनाता है सब। भगवान कंफ्यूज होता है, इसको ऐसा तो बना के नहीं भेजे थे। चित्रगुप्त जी देखिएगा तो इसका नक्शा निकालिएगा तो मुंह का, तो सर बना के तो अब ठीक है भेजे थे, सेल्फी में टेढ़ा कर लिया है। अच्छा अच्छा, देश ऐसा है सर, डीसी साहब बैठे हैं, ये देश पहले वीरांगना पैदा कर रहा था एसपी साहब, अब रिलांगना पैदा कर रहा है। तो वीरांगना से रिलांगना की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। तो रिलांगनाओं को समर्पित मैं रील बनाने वाले लड़के एक आप लोगों को सुनाता हूं। और अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा हूं अपने समय के बच्चों को कि पिछला जो दौर था वो भी मजेदार था। रील बनाना आज की जरूरत है, बनाइए। मैं सिर्फ इस गाने में ये बताऊंगा कि पिछले दौर का जो मजा है, जो कुछ हम मिस किए और बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं, जो आज के बच्चे हैं। थोड़ा बहुत तो हम लोग लिए, हम लोग भी कोई बहुत नया आदमी थोड़ी है, बहुत उम्र हो गया। वैसे लड़कों को भी अब नया फैशन में लड़का भी अब अपना उम्र नहीं बता रहा है, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि लड़का भी अपना उम्र छिपाए, है ना भाई? जब बराबरी की बात होती है तो ये भी होना चाहिए। एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की, एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। ये जो सेवाग्राम वाला लोग है, चाचा लोग, ये लोग रात को 12 बजे सबको सुता के घर में तब फेसबुक पर हराबत्ती जलाता है, देख लेता है खटिया उठिया डोला के सब सूत गया ना, तब ये लोग अपना मोबाइल निकालेगा, ओप्पो को ने टोको, अब ठीक है, ये लोग निकालेगा, हराबत्ती इन लोग का जल जाएगा। और ये लोग का अगर मान लीजिए 2-2:30 बजे रिचार्ज खत्म हो गया, इन लोग को रिचार्ज करना आता नहीं है, ये लोग अकबकावेगा इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, पसीना पसीना हो गया, भाई बाप रिचार्ज खत्म हो गया। अभी एक कवित्री का कविता पढ़िए रहे थे, अब बधाई भी नहीं दे पाए, रिचार्ज खत्म हो गया। ये लोग अपना पोता उता को फोन लगावेगा रांची,
अरे सुत गया क्या रे, रात को पढ़ता नहीं है? उठाओ। वो कहेगा अरे दादा इतना 3 बजे भोर को सुते के नहीं, 2 बजे तक पढ़े। अरे जग जग रात भर पढ़ना चाहिए, हम लोग के टाइम में रात भर पढ़े तब तो आज फेसबुक पर है। उसके बाद उससे करवावेगा। अब पोतवा है बेचारा, वो अपना खर्चा बचाता है, 25 टका वाला कर दे, नहीं फिर तुरंत खत्म हो जाता है। 181 वाला करो। 1 महीना निश्चिंत रहना चाहते हैं, बुढ़ापा में ज्यादा दौड़ फान हमसे नहीं होगा। 28 दिन का ईंधन भर लिया है चाचा, बारूद रेडी है एकदम, बाबर से ज्यादा इंतजाम है, तोप तैयार। इन्हीं लोगों को रिझाने के लिए सोशल मीडिया पर एंजिल प्रियाओं का जन्म हुआ है। इन्हीं लोग को हैंडल टैकल करने के लिए, है ना? मतलब जौन जौन चाचा से लोटा नहीं उठ रहा है, लोटा उठाने के लिए आदमी रखा हुआ है, कांपता है। लेकिन क्या मजाल, बाप रे, डीपी में 2 जोड़ा गुलाब लगे हैं डीपी में। कहे कि अपना फोटो लगा देगा लोग तो दिखने लगा ओम वैष्णवे नमः, चाचा कब कुम, अंकल आशीर्वाद दे के जाइएगा। तो गुलाब, जोड़ा गुलाब लगाता है लोग, जोड़ा गुलाब, है ना? तो इस तरह का है। इन्हीं लोगों ने एंजल प्रियाओं को जन्म दिया है सोशल मीडिया पर। अब लेकिन इन लोगों का जो दौर था ना दोस्त, वो जादू खत्म हो गया है। कुछ भी कर लीजिए, वो जादू लौट के नहीं आएगा जो हमारे पहले के पीढ़ी ने देखा है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों की पीढ़ी होगी, हम लोगों की पीढ़ी ने देखा है। मैं वहां से गीत शुरू करता हूं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने पहले की पीढ़ी के लिए, और फिर लेके आता हूं क्या था वो दौर। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। तब मोबाइल होता नहीं था, तब कहां दिल बनता था, तो स्कूल के दीवार पर। हम तो बहुत बाद में जाने की यूकेलिप्टस लगाया ही इसलिए गया था कि उसमें खपड़ा से कोड़ के दिल बना सके हम, अब फिर जाड़ा में उसी को ताप जाए काट के। तो हमारे दौर में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो स्कूल जा रहा हो, बस्ता लेके एगो रास्ता में खपड़ा टुकड़ा मिला, दिल बना दिया दीवार पर। उसमें तीर भी लगाता था ये लोग, पूरा एक्सेसरीज लगा के तीर लगाता था। वो तीर किधर जा रहा है, किसका है, कुछ नहीं पता। दिल वो नगर निगम का होता था। अच्छा, वो दिल जहां पर बनाते थे, छोटा बच्चा थे, ज्यादा ऊंचा बना नहीं सकते थे, उधर से घूम के देखते कुत्ता खड़ा है दिल के पास, अलग कुत्ता को ढेला मारे, यहां नहीं, यहां नहीं। दिल हमारा है ना, वो दिल कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी स्वैग, जिसको आजकल का लड़का स्वैग बोलता है, हम लोग ढिठई बोलते थे। ये हमारा ढिठत तो था कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के, और मेहनत के पथ पर मिलो अरे साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के।
उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, उस दौर का जादू देखिए। एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में, आज उपायुक्त महोदय हैं, आज एसपी साहब हैं, हाँ हंसना क्या है, अलग से थोड़ा ही हम ही लोग वाले खांचे से आए हैं, बस रिजल्ट ऊपर नीचे हो गया है और क्या। यही कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद गुमला, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप लोगों का। मजा आया आप लोगों को? आया? एक और मेरे बाद कोई सेशन तो नहीं रहा अब? नहीं है? एक सुना देते हैं मैं। हाँ, यहाँ कई नौकरी पेशा लोग हैं और भाई जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, मैं बाकी लोगों की संवेदना आपके सामने रख रहा हूं। इसमें पूरा प्रशासन मेरे साथ होगा इस गीत में। इन लोगों ने अपना दवा वाला एकदम गीत याद दिलाया है। मैं अपनी बीवी जब उसकी नौकरी नहीं थी पुलिस में, तो बड़ा एकदम उड़ती थी भाई, मैं सोनपरी, मैं चांदपरी, मैं यहाँ चली, मैं वहाँ चली, अलग तेवर था, अलग दुनिया थी। एक दिन उसको एकदम हाँफते हुए देखे बैठे हुए हैं, क्या हुआ हुआ है, झांकी निकल रहा है, टेंशन है, कहीं हिंदू मुस्लिम हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, दशहरा में बहुत परेशान एकदम। उसका जब दशा देखे हम यार इसी नौकरी के लिए जान लगा दिया सब, हम भी लगाए, हमारा नहीं हुआ, उसको देखे हमको बचे लगता है, जान बचा। हम के जब मिल गया तो वही है ना, वो लिखा है ना कपिल सिपाही ने कि वो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, पा जाओ तो मिट्टी है, ना पाओ तो सोना है। तो जो मिल जाता है तो फिर खत्म, उसको फिर आपको लगता है अरे भैया कहाँ, कुछ नहीं था, इसी के पीछे भाग रहे थे। तो वहां से मैंने देखा कि भाई आप में ये सब लोग जो नौकरी के पहले होंगे, आप जिलाधिकारी महोदय से ही पूछिएगा, पुलिस कप्तान से पूछिएगा, आप डीडीसी महोदय बैठे हुए, आप लोग जब अभी हैं ठीक है, लेकिन अब आप कितना भी लोग बोल देगा अरे आप तो इतने नौकरी में, लेकिन एक कोना है जो बोलता है कहाँ फंसे गुरु, हम वो तो नहीं है जो थे, अभी बहुत कुछ हमारे अंदर था लोहा। अब वहां से मैं शुरू करता हूं कि कॉलेज के दिन याद करूं तो अरे लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जब पान, तन में लोहा मन इस्पाती चलते थे तब सीना तान, धीरे धीरे गल गया लोहा धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया, एक नौकरी बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और जो अब मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे साथ के थे आज अच्छी नौकरी में है, ऐसी नौकरी में है जो प्रोग्राम का पैसा दे सके, तो तभी हम फोन करते हैं गुरु लगाओ भांज, इस महीना बोहनी नहीं हुआ है,
कहाँ हो? हम इधर घूम रहे, घर में बैठे हैं। रुको देखते हैं। कोनो विभाग में, किसी विभाग का एक्सपर्ट है यार, सब विषय पढ़े हैं, कहीं बुला लो, कोई बुलवा के पैसा दे दो, या हमको ट्रेजरी वाले का नंबर दे दो सीधे नाजिर बाबू का। तो वहां है, तो उन लोगों से कब कब बात होती है फोन पर, कभी कभार। तो क्या है, खो गए सारे मस्त कलंदर, जो झूम के दिन से रात करे, सूरज को कहाँ फुर्सत है अब, हम जुगनू से बात करें। और लेते थे सिगरेट जहां से, लेते थे सिगरेट जहां से, उस गुमटी का व्यापार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और क्या है, संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है, पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल पर है। कि लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, अरे जब से कमाने यार गया, यार गया दिलदार गया, और पुराना प्यार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया, देखो सिकंदर हार गया, देखो सिकंदर हार गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरे घर में, मेरे राज्य में इतना सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। मैं एक बार पुनः अपने मित्र और जिलाधिकारी महोदय आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और इतने सुंदर लोग, इतना सुंदर वातावरण, इतना सकारात्मक वातावरण, मुझे उम्मीद है कि जब 17 तारीख को इसी समय यह कार्यक्रम संपन्न होगा तो गुमला में एक इतिहास बन चुका होगा। इसी तरह से समृद्ध बनाइए, पढ़िए जरूर। और मोबाइल के किसी भी दौर में आप मानिए किताब का वो विकल्प नहीं है, वो किताब का कोई विकल्प नहीं है ना। किताब का दामन मत छोड़िएगा। ये सब जुमलेबाजी की बात नहीं है कि किताब की सुगंध मदहोश कर देती है, उंगलियां जब थिरकती है तो लगता है लय चल रहा है, कोई कविता लिखी जा रही है। नहीं मेरे भैया, साइंटिफिक बात है कि किताब से पढ़ोगे तो टिकेगा दिमाग में। तो किताब का कोई विकल्प नहीं है। और किताब वटवृक्ष है, किताब ऐसा है जहां, ऐसा वटवृक्ष है जहां सदियां अपना झूला डालती हैं। तो अगर सदियों के झूलने में झूलना है, पालने में झूलना है, और इतिहास से कुछ पोटली लेना है, संस्कार की, विरासत की, काम की, तो आपको किताब पढ़ना होगा। क्योंकि इतिहास एक गोदाम है जहां पर इतिहास का कूड़ा भी रखा हुआ है और इतिहास का संस्कार और विरासत भी रखा हुआ है। शिक्षा ये तय करता है, ये विजडम देता है कि हम इतिहास से क्या पिकअप करते हैं। संस्कार और विरासत की पोटली पिकअप करते हैं या कूड़ा पिकअप करते हैं। यही चूज करने का जो विजडम देता है उसी को शिक्षा कहते हैं। और वो शिक्षा किताब के रास्ते आएगा। किताब का दामन नहीं छोड़ना। जिंदाबाद गुमला, जोहार गुमला, जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल जी। यकीनन आपने इस शाम को बहुत यादगार बना दिया। अब बहुत सारे दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, तो ये ओपन सेशन है, ये आपके लिए, मैं आपको आमंत्रण देती हूँ। आपके सवालों का स्वागत है। यस, इतना आपने मंत्रमुग्ध कर दिया सबको। अभी तक शायद आपके गीतों में लोग खोए पड़े हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। कभी अपने उस रील के दौर में और कभी अपने माता पिता के दौर में चले गए हैं कुछ बच्चे, और कुछ सोच रहे हैं कि एक ऐसा भी कैरियर हो सकता है अगर हम अपनी पढ़ाई को दरकिनार करके इधर आ जाएं, साहित्य से रिश्ता जोड़ें और अपने लोगों के दिलों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा जरिया है। हाँ, एक माइक्रोफोन जा रहा है पीछे की ओर, नीलोत्पल जी। यस जी बिल्कुल। हेलो, हाँ थोड़ा बॉस। इधर आ जाइए आप। जी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपको सुन के ऐसा लगा कि आप जो लिखते हैं बहुत मतलब बॉटम फ्रॉम हार्ट लिखते हैं। तो या फिर दिल टूटा है या फिर दिल जुड़ा है। तो बिहा हो गया जल्दी, बताए नहीं। तो नहीं, वही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि या फिर दिल टूटा है आपका या फिर ये दिल सब जुड़ा सवाल है। बाबू लगन से पहले बहुत आता है दिमाग में, उसके बाद तुमसे मिलेंगे। नहीं नहीं, मेरा तो लगन हो चुका है। हल्दी धर्मपत्नी लगने के- से पहले सब आता है, बहुत लाल लाल सवाल दिमाग में, तो बात चढ़ता है।
देखिए एक बात मैं आपके सवाल से ही एक बात निकालता हूँ। ये एक मिथक है कि जब कोई लेखक आप बनेंगे, मतलब जैसे आपने कोई कविता लिखी है, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो इसका कौशल ही है कि पर काया प्रवेश। हम आपकी पीढ़ा को इस ये बहस चलती है हिंदी में कि भाई कोई जो है, जो दलित चिंतक है वही दलित के दर्द लिख सकेगा, आदिवासियों का दर्द आदिवासी ही लिख सकेगा, ये एक विमर्श चलता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर लेखन का कौशल कहाँ जाएगा? फिर हम कैसे कहेंगे कि ये व्यक्ति संवेदनशील है और ये मेरी संवेदना को पकड़ता है? ये भी एक रास्ता है। हालांकि हम अपने दर्द को ज्यादा प्रमाणिक तरीके से दर्ज करेंगे, लेकिन एक लेखक इस कौशल की विधा को विकसित करता है कि वो पर काया प्रवेश करे, वो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के, अपनी वेदना समझ के उसको दर्ज करे, तभी लेखक। अब मैं संथाल पगना में मैं जन्म मेरा हुआ। अब मैं अगर अपने दुमका जिला के कछुआ डैम लाठी पहाड़ में रहने वाले पहाड़िया और आदिवासी समुदाय को मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं अपने उपन्यास में लिखता हूँ, कैसे वो लोग चांदी का पायल पहनती है और हम लोग के बाजार का जो है सोनार, जो सोना चांदी बेचने वाला चांदी और सोना ठग के ले आता है। तो अब वो जो आप देख रहे हैं, तो आप उसको दर्ज करेंगे तो उसकी वेदना कि उसके पास एक जोड़ा चांदी का पायल है और वो उसको लगता है कि आकाश से चांद चोरी हो गया, उसके लिए चांदी चोरी नहीं हुआ है, उसको आकाश अंधेरा दिखता है। तो आपको वेदना संवेदना पकड़ने का अभ्यास करना होगा। आपका कौशल यही मेहनत करता है कि आप उसके करीब तक पहुंच पाए। इसलिए दिल टूटने का कविता है, दिल जुटने कविता के लिए प्रयोग में मत लगना, अभ्यास लेखन के करना। प्रैक्टिकल करने लगोगे तो मेरे उपन्यास में 4 हत्या भी है। हम पहले करके देखेंगे तब थोड़ी लिखेंगे, है ना? वही बात प्यार में है, क्योंकि प्यार लगता है कि तुरंत हो जाता है, कर लेते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि वो विरह की कविता लिखने के लिए प्रेमिका को छोड़ रहा है और पलायन की कविता लिखने के लिए घर छोड़ रहा है। ऐसा नहीं करना है। आप अपने कौशल से, अपनी संवेदना से, अपने ऑब्जर्वेशन से इसका बनाते हैं एक धागा, और उस धागे से फिर आप रचना करते हैं। ये आपको धीरे धीरे आएगा, मांझेगा, है ना? बस संवेदनशील बने रखिए और नजरें खुले रखिए, ऑब्जर्वेशन थोड़ा पैना बनाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो जी जी सर जोहार। मेरा एक जोहार। प्रश्न है, जी और एज ए गार्जियन, अभिभावक, मेरा एक बेटा भी है। जी जी तो हमारा जो ये समाज है अभी, जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय कहिए, हाँ जी, बिल्कुल। एक ट्रैक हम लोग पकड़ लेते हैं कि बेटा है तो अब उसको यूपीएससी कराना है, नौकरी कराना है, ये कराना है। तो कुछ इसी तरह की तैयारी के लिए आप भी गए थे, जैसा आपने बताया। तो आपने कैसे हैंडल किया अपने पेरेंट्स को कि आप इस लाइन पर, जरूर विरोध हुआ होगा मेरे विचार से, जब आप पहली बार आपने कहा होगा कि अब मैं अपना ट्रैक चेंज कर रहा हूं, तो उथल पुथल मचा होगा। हैंडल यूपीएससी किया, उस सिलेक्शन ही नहीं लिया। तब मेरे पिताजी के हाथ में हैंडल था ही नहीं, हैंडल तो था आयोग के हाथ में, उसने नहीं लिया तो हैंडल इधर कर दिया। पिताजी के हाथ से हैंडल उसी दिन छूट गया जिस दिन हम ट्रेन पर चढ़ के निकले, पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ के जसीडी स्टेशन से दिल्ली के लिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं उसका मतलब समझ रहा हूँ। बात ये है, हालांकि इस देश में एक 3 इडियट नाम की फिल्म आई है, उसने एक अलग तरह का चरस दे दिया है। मैं अपने मन का करूंगा, मैं अपने मन का करूंगा। एक आदमी के निर्णय में उसकी कई परिस्थितियां शामिल होती है, जिसमें उसको कई बार समझौता कई परिस्थितियों से करना होता है। हम झारखंड जैसे प्रदेश में रह रहे हैं, और आपने कहा, आप बैठ जाइए ना प्लीज, आपने कहा ना निम्न मध्यम वर्गीय। एक निम्न मध्यम वर्गीय में किसी भी जाति और किसी भी समाज का कोई लड़का या लड़की हो, भारत में उसके लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का जो सबसे सरल मैकेनिज्म है, वो कौन सा है? सरकारी नौकरी का है। अब आप कहेंगे कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए एंटरप्रेन्योर बनो। गुमला का लड़का एंटरप्रेन्योर बोलेगा तो जीभ उलट जाएगा। मैं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनना, लेकिन जब तक आपके पास अवसर है तो आप उस नौकरी के लिए लड़ना ही होगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे पास आर्थिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है, आप सामाजिक पृष्ठभूमि कई लोगों के साथ वैसी नहीं रहती है, आप जिस जगह में है पिछड़े जगह से हैं, तो आपके पिरामिड को अचानक से पलटने का जो मैकेनिज्म है वो सरकारी नौकरी के रास्ते से है। इसीलिए मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूं युवाओं को कि तुम पहला अटेम्प्ट सरकारी नौकरी का लो, एकदम लड़ो, एकदम जूझो और सरकारी नौकरी के लिए पढ़ो। उसके बाद जब तुम पढ़ लिख के तैयार हो जाओगे, तुम्हारे लिए कई रास्ता खुद ब खुद ढूंढते मिल जाता है, उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता है। और आज के दौर में जब कई रास्ते खुल गए हैं तो माता पिता भी लचीले हुए हैं। मेरे पिताजी के साथ था कि मैंने
मैंने 2010 में मैं भोजपुरी गायक बनना चाहता था। हाँ 2000 में तभी छैला बिहारी, गुड्डू रंगीला, हमको लगता था यही मेरा आदर्श है। पुड़िया फाड़ के जा झाड़ के, हमको लगता था ये पुड़िया तो हमारे गांव में भी मिलता है, इस तरह से कूद फान तो हम भी सकते हैं, ये तो देखने में भी बढ़िया नहीं लगता है। तो हमको लगता था यही कैरियर है। दूसरा क्या होता था, देवघर में और बासुकीनाथ में सावन का कैसेट बजता था, जो कैसेट वहां बज जाएगा वही भोजपुरी का ही स्टार होगा। तो हमको लगता था यहाँ तो हम लाठी चला के बजवा लेंगे, अपना इलाका एकदम कहेंगे बजाइए हम गायक। तो हमारा क्या था सपना, भोजपुरी का गायक बन जाए। तो वहीं तक, इसके चक्कर में हम क्या किए, गए कलकत्ता, जब झारखंड बिहार बटा एक कैसेट निकाले, कैसेट ऐसा निकाल दिए, पॉलिटिकल गाना लिख दिए, मानहानि केस हम ही पर होने लगा। पापा हमरे बोले चल जाओ रे कहीं जाके तैयारी वारी करो। तो वही फिर हमको, तब हम रांची सेंट जीवियस में मेरा एडमिशन हो गया था, यहाँ हम पढ़ने आ गए थे। छुट्टी में गए गाना बजाने कलकत्ता, तो अपने पिताजी का कुछ लाख 1.5 लाख रुपया हम 2000 में खराब किए। और वहाँ टी सीरीज में गए, पहली बार हवाई जहाज हम उसी में चढ़े। हमको रांची से आए, यहाँ से फ्लाइट से गए और वहाँ जाके टी सीरीज में बैठे, सोफा पर ऐसे टांग चढ़ा के, जूता के अंदर मौजा में पैसा रख के दी थी मम्मी कि पॉकेटमारी नहीं हो जाए, और एकदम। तो ये सब किए, नहीं हुआ। जब मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मैंने तय किया कि अब मैं अपने पिता को विकल्प जो दूंगा वो उनसे पूछूंगा नहीं, मैं एक विकल्प बना के दूंगा, यानी एक कैरियर दिखा के तब पूछूंगा कि ये स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। एक बार तो मैंने उनको शामिल किया, पापा प्रयास करते हैं। तो मेरी जब किताब छप गई और जब उसका विमोचन हो गया, तो विमोचन के बाद मैंने अपने पापा को फोन किया कि फेसबुक पर फोटो डाल रहे हैं, अब हम राइटर हो गए हैं और सीरियसली हम राइटर हैं और हम किताब आपको लेके आएंगे तब आप पढ़िएगा। उसके बाद मैं 7 दिन के बाद फिर अपने पापा को किताब पढ़ाई। मेरे पापा ने किताब पढ़ के डार्क हॉर्स हमसे कहा कि ठीक लग रहा है, इस काम को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन देखिए फिर बाप तो बाप है, फिर लेकिन पूछने लगे लेकिन बेटा दाल रोटी कैसे चलेगा। तो वही है कि दुनिया की सारी विचारधाराएं दाल की कटोरी में घुल के दम तोड़ देती है, यही बात है। ये चैलेंज है हमारे समाज का। मैंने अपने उपन्यास ओघड़ में एक जगह लिखा है कि एक दोस्त बोलता है अपने दोस्त को, करे यार दास कैपिटल में मार्क्स सब कुछ कहा है, लेकिन भारतीय बाप को कैसे हैंडल करे ये नहीं कहा है। क्योंकि बाप को थोड़े ही मार्क्सवाद, पूंजीवाद और दक्षिण पंथ और वामपंथ पता है। बाप बाप होता है, खांटी बाप होता है। और आपके किसी भी विचारधारा का तंबू तबे तक खड़ा रहता है जब बाप महीना महीना पैसा भेज रहा है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आपके निर्णय में शामिल होती हैं। आजकल के माता पिता इतने लचीले हैं कि अगर बच्चा किसी क्षेत्र में प्रूव थोड़ा सा करके दिखाए, मेरा यही कहना है कि मैंने गायक बनने का जो निर्णय लिया वो ऐसे लिया कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो उसमें दे दिए पापा, लगा दे बेटा मर्जी। दूसरी बार मैंने कहा कि नहीं, अब मैं एक बार गलती कर चुका, मुझे कुछ प्रूव करके पापा के पास जाना होगा कि ये विकल्प ठीक है, मैं इसमें एक कदम बढ़ चुका हूं। तो उनको लगा ठीक है और आज सब कुछ ठीक है। 2017 में मैं जिस एग्जाम में बैठा था मध्य प्रदेश में, पीसीएस एग्जाम में, मुझे से क्वेश्चन एक आ गया कि डार्क हॉर्स के लेखक कौन है। ठीक। उसके बाद मैं निकला बाहर, मैंने कहा कि सरकार का इकबाल और छात्र का इकबाल इसी बात में है कि दोनों एक दूसरे का रास्ता छोड़ दें। मैं जिस आयोग में जा रहा हूं एक नौकरी दे दो किसी तरह से, और वही वो मुझको सवाल बना रहा है लेकिन मेरी नौकरी का सवाल नहीं सुलझा पा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि इस लाइन से निकल जाते हैं, दोनों का इज्जत बचा रहे। 17 के बाद मैंने देना बंद कर दिया है ना। तो खैर यही बात है कि आप जो भी अपने बच्चों से करवाना चाहें, एक बार उनकी रुचि जरूर देखें और उनसे ये कहें कि बेटा ये तुम्हारा निर्णय हम मान लेंगे, बस थोड़ा सा प्रूव करो। क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय परिवार जो है, उसके पास बार बार ट्राई बॉल फेंकने का मौका नहीं होता है। उसका ओवर जो होता है ना, एक ही बॉल का होता है बॉस, उसमें 6 गेंद होता नहीं है। इसलिए उसको एक गेंद फेंकना है, या तो स्टंप उखाड़ेगा या तो फिर वाइड जाएगा। तो इसलिए आप बार बार ट्राई नहीं कर सकते हैं हमारे जैसे लोग वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। जोहार निलोत्पल सर, जोहार। गुमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन आज सभी लोगों के बीच में जब आप गुमला आए और हम लोग को अपने लाइजनिंग ऑफिसर के माध्यम से ये पता चला कि आपको थोड़ा फीवर वगैरह का भी समस्या हो गया था, फिर आपने मतलब जो भी मेडिसिन लेके और आज हम लोग के बीच में आप आए और जिस उत्साह के साथ आपने पूरे ऑडियंस को एक चार्ज कर दिया है,
और मैं आपका बहुत बहुत पूरे गुमला टीम की तरफ से साधुवाद करता हूँ कि जो हर बार पिछली बार भी हम लोग को याद था कि जो आपकी बातों में और जिस हिसाब से एक जीवंतता जो बोलते हैं कि बहुत, बहुत और जो आपके शब्दों में सर जो एक ऊर्जा जो है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें बहुत और हम धन्यवाद। सबके बीच आप हमेशा आते रहें। बहुत Thank बहुत you so much. धन्यवाद। दूसरी बात है, देखिए सब तबीयत खराब, ये सब हर गायक बोलता है शुरू में चढ़ने, आज मेरा गला खराब है, नहीं तो धरती फटती और उससे कामदेव निकल जाते संगीत सुन के। ये सब भी हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ भूल गया ये बात बोलने लेकिन होता क्या है कि ये बात सच है कि देखिए आप अपने प्रोफेशन में बहाना नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं कुछ भी करूंगा, अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगा तो लोगों को वही याद रहेगा जितना मैं दे के जाऊंगा। मैं लोगों को फिर मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखा सकता कि मैं बीमार था इसलिए मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। यही बात आपके काम के साथ भी है। कई बार आपको लगता है कि आपके बॉस खिंच जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हम सर्दी हमको है, फाइल में पानी गिरेगा फाइल गीला हो जाएगा, उनको ये नहीं पता है। आपको अपना काम, अपने काम का सम्मान करना ही करना होगा, यही नियति है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि एक नौकरी के चक्कर में सिकंदर हार गया। सिकंदर को अगर हारना नियति है तो इस नियति को स्वीकार करना होगा मेरे पास कोई बहाना नहीं था, मैं तो अभी राजमहल में था, राजमहल में तो मैं गंगा जी के किनारे था, खुले माहौल में, ऊपर भी खोल के एकदम, और वहां तो मैं गाना गा रहा था ऑर्केस्ट्रा पर। लेकिन यहां इसलिए आना था क्योंकि ये मेरा काम है, और कोई भी जो बैठा व्यक्ति है उसके दिमाग में ये बात नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ने अपना कुछ % हमको कम दिया। और खास करके जो लोक सेवक हैं, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, आपसे तो इतनी उम्मीदें हैं। आपको क्या है, फटा धोती वाला इसी भरोसे ऐसे करके ऑफिस में घुस जाता है, कोई नहीं सुनते थी तो सुनते नहीं, ये भरोसा होता है। तो वहां पर आपको अपना 100% देना ही होता है पूरी संवेदना के साथ। इसलिए आप सबों का भी बहुत बहुत आभार, और भविष्य के जो सिविल सर्विसेज वाले सेवक बैठे हुए यहाँ पर, आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार। गुमला के इस 3 दिन के कार्यक्रम को आप इसी तरह से शानदार बनाए रखिएगा। और वही मैंने कहा कि 17 तारीख के शाम को गुमला में एक ऐतिहासिक लिटरेचर फेस्टिवल संपन्न होता हुआ दिखाई दे। इसी शुभकामनाओं के साथ जोहार। और है सवाल? लास्ट क्वेश्चन ही हम तो रहेगा। अपना 2 बार कर चुके ये वाला मेरे पास तीसरा आइटम भी नहीं है, फिर पूछ कोई बात नहीं। आप लोग हैं बैठे तो हमको क्या हड़बड़ी, हमको तो एक बार बस चाट खाना है, गुपचुप खाना है, वो भी बहुत टाइम है। सर प्लीज। ठीक। हाँ, वो क्लास सबसे शानदार जहां कोई क्वेश्चन ना। क्या इधर कोई क्वेश्चन है क्या? थैंक यू सर। पुलिस से तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, हम दिन भर जवाबे देते हैं पुलिस के एक सवाल सवाल का। है स्कूल के बच्चे से। जी जी हाँ हाँ बेटा। जोहार सर। जोहार बेटा। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके मन में ये कविता, कहानी, गायक बनने का दिमाग कहाँ से आया? बात तो सही है बेटा, इसने एक साधारण लेकिन जरूरी सवाल पूछा है। सामान्य सवाल है लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। भारत में कोई भी व्यक्ति कवि और लेखक बनने का सपना नहीं देख सकता है, ये विडंबना है। आपको कुछ बनने के लिए निकलना होगा, रास्ता में ठेल ठाल के कोई बना दिया कवि लेखक तो ठीक है। आज के टाइम में भी भारत में हिंदी में फुल टाइम राइटिंग करने वाले लेखक दुर्लभ एकाध हैं, जिसमें मैं एक हूं। मैं अपने साथ एक लेखक को और जानता हूं, दीप प्रकाश दुबे मेरे साथी हैं। इसके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूं जो केवल फुल टाइम राइटिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा कि हम केवल कविता, और कविता वाले तो हैं बहुत लोग, लेकिन केवल राइटर के तौर पे वो भी हिंदी में लिख के अपना आप जीवन चलाओ, ये बहुत चैलेंजिंग है। तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। हम भी वही 9वां 10वां में कविता लिखते थे और लगता था कि बहुत लिख रहे हैं, तो वो सब कोई काम का चीज़ नहीं था। हम लोग बस नौकरी करने निकले थे। उसके दौरान अभ्यास करने लगे, लिखने का, पढ़ने का, 50 तरह के टॉपिक पर बात करने का। तो वहीं से ही अभ्यास निकल के आया। और फिर ये फेसबुक आ गया था। फेसबुक ऐसा माध्यम था कि सुबह अगर पोस्ट ना लिखे तो टेंशन हो जाता था कि आज देश दिशा पाएगा कि नहीं। मैं लेट से उठा हूँ, भारत भटक तो नहीं गया होगा, मेरे पोस्ट का इंतजार कर रहा होगा, ये वाला नशा चढ़ा था। हर बात पर लिखते थे, हर बात पे लिखते थे कुछ ना कुछ।
तो वहां से थोड़ा अभ्यास आया, और जब एक विकल्प ढूंढना था तो मुझे था कि मैं अपने यूपीएससी की तैयारी का सदुपयोग कैसे करूं, तो एक विकल्प था कि मैं लेखक बनूंगा, मैं पहले यहीं के लड़के लड़कियों का जीवन लिखूंगा। वो लिखा, और एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद रहा कि वो किताब इतनी चली, उसमें साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड मिल गया, और वहां से फिर एक यात्रा चल रही है। तो एक कठिन तो जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। एक हिंदी या किसी भी भाषा के लेखक के तौर पर भी इस देश में एक कैरियर बनाया जा सकता है, लेकिन तब जब आप अपने और विकल्प को पहले आजमा लेना। तो इसलिए नौकरी को प्राथमिक विकल्प में रखना, और वहां से जब आपने अब ईमानदारी से तैयारी कर लोगे तो अपने आप कई विकल्प का रास्ता खुल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नीलोत्पल मृणाल जी। अच्छा, अच्छा, है, एक और, पूछ हाँ लीजिए। प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है सर। और इतना उसके- सवाल हम कर दिए होते, पीटी में मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ था, उसी से नहीं हुआ था लास्ट टाइम। हाँ सर, आप ही के जैसा कुछ कहानी है जो आप बोल रहे हैं, मैं उस कसते हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ, सर। क्वेश्चन करिए ना। मैं नौकरी ही पाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए सर 10 साल तक जॉब किया है। मैंने गिलास प्लेट भी धोया है, ईंट भट्टे में मुंशी मजरे भी काम किया है, और जो भरिया होता है ना, हम लोग कुड़ू को जी, बोलते जी। हैं, हाँ, जी, भार जी। बोना, हाँ हाँ, वो ईटा भी ढोया है सर। गनीमत है आज मेरे साथ मेरे नारायण भगत सर उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे आज मेरा गाइड भी हैं। मैं कुड़ू भाषा में शोध भी कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे- वाह वाह, क्या बात, ताली बजाइए के लिए, वाह बहुत सुंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है सर, जी, आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि तुम आदिवासी हो, निश्चित अगर तुम मैट्रिक तक पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी हो जाएगी सर। उसके चक्कर में सर मैट्रिक भी हो गया, इंटर भी हो गया, बीए भी हो गया, उसके चक्कर में नहीं, अच्छा हुआ कि हुआ। और आज सर मैं एक शोधार्थी के तौर पे हूँ, और विशेष है कि मैं साहित्य के क्षेत्र में ही शोध मैंने कुड़ुक भाषा में कर रहा हूँ सर। इसका कारण देखिए क्या है, आप जैसे बोले ना, इसका मतलब ये भी है कि आपके समाज में फिर नई चेतना आई है। जैसे कि आपको 10 साल पहले क्यों बोला गया, क्योंकि 10 साल पहले एक जनजातीय समाज से निकला हुआ मैट्रिक का ग्रेजुएशन कम मिलता था, क्योंकि जागरण का अभाव था, चेतना का अभाव था, शिक्षा का अभाव था। 10 साल के बाद जैसे आप मेहनत करके निकल के आए हैं इतना जिजीविसा के साथ, आपके गांव से और 5 लड़का निकल के आएगा। तो कई बार जो विकल्प का कमी आपको अगर दिख रहा है कि गारंटी नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि आदिवासी समाज भी पढ़ रहा है, वो भी तो जागरूक हो रहा है। तो कंपटीशन वहां भी होगा। आप जो केक कटेगा, तो केक तो फिर आपके बीच में ही बटेगा ना, तो वहां तो कंपटीशन आपका बढ़ेगा ही। आज जैसे जनरल लोग कैसे कहता है नौकरी नहीं है, हम भी जैसे जनरल में है तो हम भी नौकरी नहीं, तो भाई हम क्या करें, चारों भैया पढ़े हुए हैं, तो चार से कंपटीशन तो यही हो गया, हुआ ना, यही रोल नंबर 1 2 3 4। अब होगा, एक सीट है, 3 तो बाहर हो ही जाएंगे मान लीजिए, मतलब खाली जनरल का एग्जाम है और उसमें 1 सीट है, तो चारों भाई बैठेंगे, क्योंकि हम चारों पढ़ के जा रहे हैं, चारों ग्रेजुएट हैं, 3 भाई तो बाहर हो जाएगा। वो तो खैनी लाग बोलेगा मझला किस्मत सही था, बोलेगा ना। तो ये एक तरह से आदिवासी समाज के लिए एक संकेत ये भी है कि अब बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जागरूकता फैल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी के लिए वैकेंसी कम हो। सरकार जागरूक है, सरकार इस पर विचार करेगी, और आपके बात जिला प्रशासन के माध्यम से भी जाएगी। ये भी एक विषय है, विमर्श है कि जब जागरूकता फैलेगा, शिक्षा फैलेगा, तो उस एवज में नौकरी भी आनी चाहिए, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य सर, दौबख धन्यवाद। बहुत जय हिंद सर। जय हिंद सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। आप ही का इंतजार था सर। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ सर कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। समंदर में साहिल, साहिल का मतलब होता है किनारा, उर्दू लैंग्वेज है साहिल। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समंदर में साहिल यानी किनारा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अरे यूं तो मिल जाते हैं हजारों कवि, लेकिन आपके जैसे कवि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात आप और सिद्ध किए कि कुछ भी हो जाए, पुलिस अपने बात बोलेगा, सामने वाला का नहीं सुनेगा। लेकिन आपने हौसला बढ़ाया और आपने स्नेह दिया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं सही बताता हूँ, आपने कई लिटरेचर फेस्टिवल देखे, मैंने दुमका में इसी तरह का लिटरेचर फेस्टिवल देखा था, जहाँ इतनी ही संख्या में लोग और इतना ही अच्छा वातावरण था। और गुमला में पिछली बार मैं आया था, बहुत हड़बड़ी में मैं था और दोपहर का कार्यक्रम था, लेकिन इस बार तो मतलब समझिए कि बहुत
मतलब समृद्ध होके मैं जा रहा हूँ, आप लोगों का बहुत स्नेह और आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम तो चाहते हैं कि पूरी रात आपको सुनते रहें, लोग भी चाहते हैं, लेकिन समय की बंदिशें हैं। आज के इस कार्यक्रम को हमें यहीं समाप्त करना है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कमांडेंट श्री राजेश सिंह सर की उपस्थिति है। मैं निवेदन करती हूँ सर आइए, और इस शाम को इतनी ऊंचाइयाँ देने के लिए, और इस लिटरेचर फेस्टिवल की पहली शाम को इतनी ऊंचाइयाँ देने के लिए, साहित्य को इतने गहरे जीने वाले नीलोत्पल मृणाल जी, जिन्होंने ज़मीन से जुड़ी बातें कही, जिंदगी से जुड़ी बातें आपने कही हैं सर, और आपकी जो ऊर्जा है वो पूरे साहित्य समाज को ऊर्जान्वित करते रहे, हमारे युवा वर्ग को ऊर्जान्वित करती रहे। इसी कामना के साथ ये अंगवस्त्र आपके लिए, ये स्मृति चिन्ह आपके लिए, और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि नीलोत्पल जी की जो भी उनके गीत हैं, जो भी कविताएं हैं, जो भी बातें हैं, ज़रूर आप अपने साथ समेट कर ले जाएंगे, और देर रात गए तक क्या, आने वाले कई कई दिनों तक उसे याद करते रहेंगे और उससे ऊर्जा लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। और ये मांदर जो कि यहाँ की विशेष पहचान है, और जो कि यहाँ की जीवंत संस्कृति की पहचान है, जो जीवंतता आप दिखाते हैं सर, वही जीवंतता इस मांदर के माध्यम से हर किसी तक जाए, इस लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से हम सब तक जाए, इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर आभार और अभिनंदन और धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नीलोत्पल मृणाल जी। थैंक यू सो मच सर।